हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राजेश कुमार मौर्य। देखिए, आरआरबी ग्रुप डी का रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आ रहा है और जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम 2026 में होने वाला है वो कब तक हो सकता है, किस लिहाज से आपको तैयारी करनी है। अगर आप अभी से प्रिपेयर नहीं कर रहे हो तो आपको सोचना होगा, थोड़ा बहुत इस पर टाइम देना होगा कि मेरे पास अब इतना टाइम है, इतनी जो कैलकुलेशन बाकी है या इतना सिलेबस बाकी है, उस हिसाब से। अगर एग्जाम डेट बाय द वे अभी मतलब रिलीज नहीं होती, आप देख लो 21 जून तक तो अभी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम होना है। इस दौरान अगर ग्रुप डी का एग्जाम जो एग्जाम डेट दी जाए तो लगभग आप ये मान लो कि जून के लास्ट वीक तक या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपको एग्जाम देखने को मिल सकती है कि हाँ कुछ 10-15 दिन से पहले नोटिस आ जाए, उसके बाद एग्जाम सिटी और डिटेल्स डाल दें और उसके बाद आपका एडमिट कार्ड जारी होना शुरू हो जाए, जो एक एग्जाम के 3-4 दिन पहले होता है। अब देखिए, मेरा जो वीडियो बनाने का पर्पज है वो यही है कि आपको इस बात के लिए अवेयर रखना कि अगर आप ऐसे मतलब एकदम नींद में रहोगे कि एग्जाम डेट तो एग्जाम डेट कब की निकल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा कब एग्जाम हो गया। और फिर आप पेपर देने के बाद कहोगे कि भैया पेपर अच्छा नहीं गया, या फिर पेपर का लेवल टफ था या इजी था, मेरे अटेम्प्ट कम हुए। इस तरह का जो है बाद में चलता रहता है। तो आप ये सोच समझ के कीजिएगा क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड होता है। शुरू के जैसे मान लो आप ग्रेजुएट फ्रेश निकले हो तो 4-5 साल जो होते हैं तैयारी के, वो अगर आप तैयारी में अगर दे देते हो उसके बाद सिलेक्शन नहीं होता है तो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत में कमी है। और कुछ कमी ये है कि भैया कंपटीशन बहुत है, कुछ कहा नहीं जा सकता कि रेस में 10 लोग दौड़ते हैं, 10 में से 3 को ही मेडल मिलता है, बाकी सब तो जो निराशा का मुंह लेके घर वापस लौट जाते हैं। तो भाई सिलेक्शन तो उतना का ही होगा जितनी सीटें होंगी आपके जोन में, आपकी कैटेगरी में। तो बाकियों का क्या, बाकी कुछ तो करेंगे ना। तो आप थोड़ी सी प्रिपरेशन पे ध्यान दो ताकि आपका इस बार निकल जाए, है ना। अब रिजल्ट की देख लीजिए, बात करता हूँ तो रिजल्ट अभी तक इसलिए नहीं आया क्योंकि इस पे कोर्ट केस वगैरह का मामला चल रहा है। आप सभी ने यूट्यूब पे काफी वीडियोस देखी होंगी कि इस पे मामला चल रहा है और वो कब तक निपटेगा पता नहीं। ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जो ग्रुप डी का जो मतलब इस तरह से मामला चल रहा है, ये पहली बार नहीं हुआ है, बहुत बार हो चुका है। और पहले भी जैसे जब ऑफलाइन एग्जाम होते थे 2013, 14 फिर 16 में हुआ तो वो तब भी ऐसा ही मामला होता था कि आपने पेपर दिया और पेपर जब नॉर्मलाइजेशन, ऑफलाइन एग्जाम में भी नॉर्मलाइजेशन होता था। रीजन देख लीजिए, वहां पर भी मल्टीपल शिफ्ट थी। और जिन्होंने 2013 में एग्जाम दिया, मैंने तो नहीं दिया तब, लेकिन मेरे जो बड़े भाई हैं उन्होंने दिया था तो मुझे पता है। उसके बाद 2018 में भर्ती हुई तो उसका मैंने पेपर दिया था और 2019 में हुई उसका दिया। दोनों बार जो मतलब तैयारी थी वो काफी अच्छी थी, दोनों बार रिटर्न निकला। इस बार जो रिजल्ट आएगा पता नहीं उसका क्या होगा। एक बार वैकेंसी और आ चुकी है, इसमें क्या होगा ये देखा जाए, है ना। इसका पेपर अभी देना है। तो जो मैं मेनली जो स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा हूँ वो बता दूं आपको। रिजल्ट आपको देखिए, जब तक कुछ अपडेट नहीं आती ना तब तक उसका कुछ बनेगा नहीं। तो आप ये देखो, मैं बता देता हूँ आपको मैंने जो स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा हूँ। मैं जैसे 4 सब्जेक्ट है, मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है और जीके है। उन सबको 3-3 जगह डिवाइड कर लिया, लेकिन शुरुआत की तब बता रहा हूँ। अभी तो मैथ रीजनिंग मेरी काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और साइंस भी मीडियम लेवल पर पहुंच चुकी है और जीके वगैरह पढ़ना पड़ता है रोज। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, देखिए आप मैथ को 2 से 3 जगह डिवाइड कर लो। अर्थमेटिक कलेक्ट कर लो, जो मेंसुरेशन वाला पोर्शन है जिसमें फॉर्मूला और ये लगते हैं वो अलग कर लो। जैसे जिसमें आकृति वगैरह बनी हो, क्षेत्रमिति जिसे बोलते हैं, है ना, और यानी जो आपकी ज्यामिति जिसे बोलते हैं ना, वो अलग कर लो। और बाद में जियोमेट्री, है ना, और उसके बाद आपको जो ट्रिगोमेट्री वाला पोर्शन है वो अलग कर लो, है ना। तो एडवांस मैथ जो अर्थमेटिक और जो बीच वाला पोर्शन है, अर्थमेटिक के जस्ट बाद आपको मेंसुरेशन पढ़नी है ताकि आपका दोनों पोर्शन एक साथ कंप्लीट हो जाए, क्योंकि दोनों में कैलकुलेशन होगी मेन। और उसके बाद जब आप जैसे एडवांस पे जाओगे ना, तो एडवांस पे आपको जैसे √3 के मान ये सब याद होंगी तो आप इजीली कवर कर लोगे। तो ये तो हो गया मैथ का। अब बताऊं आपको रीजनिंग का। तो रीजनिंग आपको जैसे जो ये प्रश्न होते हैं ना, जैसे सिलोक्स के, मिसलिनियस के, नंबर सीरीज के, है ना, वो ज्यादा पढ़ने हैं आपको। कैलेंडर और घड़ी,
ये कम पढ़ना है, क्योंकि इनमें से कुछ इतना बनता तो है नहीं, लेकिन इनकी कॉन्सेप्ट्स हैं वो देख लीजिएगा। जैसे लीप ईयर कब होता है, 4 साल वाला और 400 साल वाला लीप शताब्दी, है ना, उन सब से आप देख लीजिएगा, ताकि जो ओड डेज जो निकालने होते हैं, विषम दिनों की संख्या, वो आपको निकालने में आसानी होगी और उससे आप आंसर इजीली जो टिक कर पाओगे, है ना। मैथ रीजनिंग का इतना ही बड़ा झमेला है। मेन जो आता है वो साइंस और जीके का आता है, क्योंकि एक तो इनका पोर्शन बड़ा, फिर क्वेश्चंस भी इनमें बनते हैं और सिलेक्शन होने के चांस भी यहीं पे बनते हैं, क्योंकि मैथ रीजनिंग इनका पोर्शन लिमिटेड और इजी होने की वजह से सभी बच्चे उसको कवर कर लेते हैं। लगभग 5 से 6 महीने में जो कमजोर से कमजोर बच्चा होता है वो भी कवर कर लेता है। उसके भी 1-2 टॉपिक ही बचते हैं, जब वो 5-6 महीने, जो कमजोर से कमजोर बच्चा है वो 5-6 महीने पढ़ता है, तो वो 1-2 टॉपिक ही बचते हैं जो उसको उस टाइम पे समझ नहीं आ रहे या फिर उससे बन नहीं रहे। जैसे मुझसे मैं बताऊं आपको, जो शुरुआत में मुझसे जो ये ज्योमेट्री वाला पोर्शन है, सर्वांग समता वगैरह, ये जो मुझसे नहीं बनता था, अब ऐसा है कि थोड़ा बहुत नियम वगैरह पढ़ लिए तो उससे बन जाता है, तो आप भी वैसे कर लीजिएगा। तो ये होता है कि 1-2 टॉपिक हर बच्चे से मतलब नहीं बन रहे होते हैं, तो आप उन 1-2 टॉपिक को छोड़कर आप इधर आ जाइएगा साइंस और जीके में, क्योंकि वहां पर जो एग्जाम में अगर वो आप क्वेश्चन बनाने में लगोगे ना, वो ज्यादा टाइम खा जाएगा। और जो बाद में साइंस और जीके है, इनमें से देखो जैसे 2 मिनट में आप 4 से 5 क्वेश्चन टिक कर दोगे इनमें, तो और उधर वो 1 होगा, तो यहाँ पर 4-5 नंबर का फर्क हो रहा है, वहां पर 1 नंबर मिल रहा है, वो भी गलत हो सकता है आपका 2 मिनट देके भी। तो आपको साइंस और जो जीके है वो इस तरह से तैयार करना है। देखिए साइंस में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों छांट लीजिएगा, है ना, मतलब अलग अलग कर लीजिएगा। अपना जो टॉपिक है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग टिक कर लीजिएगा, और बाद में उसमें जैसे आपको न्यूमेरिकल्स अलग निकालने हैं और जो थियरी वाला पोर्शन है वो अलग निकालना है। और जैसे जो चीजें ऐसी है ना जो एक दूसरे पे डिपेंड करती है, जैसे गति के नियम है ना, गति के नियम सीधा सा प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन आपसे आ जाए कि एक बंदूक की गोली चलती है इतने जो है फोर्स से चलती है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा ना, मतलब उसकी इतनी गति से चलती है, तो वो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें कैलकुलेशन तो हो जाती है, लेकिन अगर नियम ना याद होना तो आप वो कर नहीं पाओगे। तो आपको अलग अलग डिवाइड कर लेना है, बायोलॉजी अलग कर लेना, केमिस्ट्री अलग कर लेना। केमिस्ट्री मेनली उस जो एक सारणी है, आप सभी को पता पीरियोडिक टेबल पे आधारित है, तो उसको आप एक अच्छे से रख लेना, उसके बाद आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाएंगे। बाद में केमिस्ट्री में परमाणु मॉडल वगैरह ये बचते हैं, तो ये ठीक ठाक आप कर ही लोगे, और फॉर्मूला वगैरह उनसे हो ही जाता है। एटॉमिक मास, परमाणु भार, ये सब भी हो जाएंगे। और इधर अगर जो आप फिजिक्स में आओगे तो फिजिक्स में आपको नियम वगैरह पता होना चाहिए, जैसे ओम का नियम है, गति के नियम है, फ्लेमिंग जो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है, ये सब जो है इलेक्ट्रिसिटी वाला जो टॉपिक है, इन सब से आपको अच्छे से देख लेना है। ये कोई इतना बड़ा नहीं है, लेकिन अगर आप जैसे लूसेंट वगैरह से पढ़ोगे तो वो बड़ा लगेगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन है, थ्योरी इतनी तरह की। आपको पढ़ना है एनसीईआरटी से, बेस्ट बुक है आपका, मतलब जो कॉन्सेप्ट है ना, जो बेस है वो एकदम मजबूत हो जाएगा और उससे क्वेश्चन बन जाएंगे। जीके पे मैं तब आऊँ, देखो जीके पे कुछ कहा नहीं जा सकता। पिछली बार ग्रुप डी में करंट के पोर्शन ही ज्यादा दे दी, 20 के 20 क्वेश्चन। इस बार हो सकता है वो 20 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री ज्यादा देते, जियोग्राफी देते, स्टैटिक देते, पॉलिटी देते, उसमें ये सब देते। तो आप ये कीजिएगा, करंट ना करंट को अलग रखो, और बाकी जो सब्जेक्ट है जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, और आपकी ये जियोग्राफी है ना, और स्टैटिक वाला पोर्शन है, और उसके तो इकोनॉमिक्स भी देख लेना। लेकिन इनमें से जो आपके सिलेबस में टॉपिक दे रखे हो ना, वो क्लिक कर लेना, लगा लेना। या फिर मॉक टेस्ट में आपके पास जो क्वेश्चंस आ रहे हो ना, जैसे अच्छे लेवल के मॉक टेस्ट लगा रहे हो आप, तो वहां पर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपको पता तो चल ही जाएगा कि ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से है। अगर आप पढ़ रहे हो तो वो टॉपिक आप लगा लेना। तो उससे क्या होगा, आपकी जो ओवरऑल स्पीड मतलब कि एकदम इंक्रीज हो जाएगी, आपका अच्छा टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा पूरा मॉक टेस्ट के अंदर, और आपका अच्छा स्कोर इंक्रीज हो जाएगा, सारे सब्जेक्ट पे कमांड अच्छी हो जाएगी, और तब आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अब मैंने इतना जो बताया है ये 45 डेज या 60 डेज में आप आराम से कर सकते हो। अगर आप मतलब मैंने बताया कि मैथ को 3 जगह बांटना है, साइंस को 3 है, रीजनिंग को आप 1 घंटा डेली दे सकते हो, तभी कवर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और 3 से 4 जगह आपको जीके बांटना है, तो
लगभग ये 10 से 11 सब्जेक्ट बचते हैं। अगर आप एक एक घंटा देते हो तो 8-10 घंटे की पढ़ाई में आराम से आप कर सकते हो। मैक्सिमम जो लोग हैं वो लगभग 8 से 10 घंटे ही पढ़ते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि 2 घंटे की मैराथन ले ली, फिर बाहर चले गए, फिर मॉक टेस्ट लगा लिया, फिर बाहर चले गए, इस तरह से करते हैं। सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ना है, बुक से ही पढ़ना है, ऑनलाइन क्लासों पे डिपेंड नहीं रहना है। करंट अफेयर के लिए आप पढ़ सकते हो, जैसे को पीडीएफ वगैरह वाला ले ली तो ठीक है, तो ये सब आप देख लीजिएगा। और करंट अफेयर कोशिश करना कि क्लास न लो, क्योंकि क्लास होती है 1.5, 2 घंटे की, उनमें वो क्वेश्चंस करवाते हैं 30, और फिर दूसरे दिन वापस उन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट कर देते हैं और उसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं बार बार। तो अगर आपका ऐसा बोरिंग वाला माइंडसेट नहीं है कि हाँ मैं 2 घंटे बैठूंगा और 2 घंटे बैठ के ये मतलब जो भी करूंगा मेरा मतलब कि हो जाएगा इसमें, तो आप वहां पर बैठ जाए ना, मतलब 2 घंटे क्लास ले सकते हो ऑनलाइन। अदरवाइज आपको पीडीएफ और बुक से ही पढ़ना है ताकि वो जल्दी से जल्दी हो सके। अब एक क्वेश्चन मान लो आ गया आपका करंट अफेयर का, तो उससे रिलेटेड सारे फैक्ट वगैरह जो टीचर है वो बताने लगता है। एक तो हम उससे बोर हो जाते हैं, फिर दूसरी बात ये वो बार बार आते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि आगे स्किप करेंगे, लाइव देख रहे हैं तो स्किप होता नहीं है। तो आपको कोशिश यही करनी है कि करंट अफेयर को जल्दी से जल्दी निपटाना है, क्योंकि उसमें पोर्शन बड़ा होता है। 6 महीने का करंट अफेयर बहुत बड़ा हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि 2-4 टॉपिक लोग पढ़ लेते हैं तो उनको लगता है करंट अफेयर में महारत हासिल कर ले। एक स्पोर्ट्स पढ़ लेता है, एक दो जैसे कोई प्राइज वगैरह मिल गया, जो डेज वगैरह हैं ये याद कर लिए, कोई नेता वगैरह मंत्री मंडल जो चेंज हुआ है उनको याद कर लिया, कोई घोषणा वगैरह हुई है या फिर स्कीम वगैरह लॉन्च हुई है उनको कर लिया। ये करंट अफेयर नहीं है। करंट अफेयर आपको पूछेगा नेशनल और इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड। आपको ये पूछेगा कि जैसे आईपीएल है तो आईपीएल में ऑरेंज कैप किसे मिली, मैन ऑफ द सीरीज कौन रहा, मैन ऑफ द मैच कौन रहा, सेकंड रनर अप कौन रहा, सेमीफाइनलिस्ट कौन रहा, इस तरह से मतलब क्वेश्चन पूछेगा। वो जैसे जीती है उसका तो चर्चा सभी को पता होता है, लेकिन पढ़ने वाला तो पूरा डिटेल में पढ़ना चाहिए ना, ये पूछेगा वो आपसे। मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो अगर आप ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हो तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हो सकता है मैं आपको गाइडेंस के साथ साथ टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी कराऊं। वैसे मैंने 2-3 वीडियोस डाल रखी हैं, उनमें मैंने ज्यादा एफर्ट्स नहीं डाले, सीधा पीडीएफ से वीडियो बनाकर वो डाल दिया था। बाकी आप देख लीजिएगा, अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।